नमस्कार दोस्तों, बुधवार की सुबह। और आज हम लोग एक दो इम्पोर्टेंट स्टॉक के बारे में बात करने जा रहे हैं। वो है इंडसइंड बैंक और जेंसोल इंजीनियरिंग। दोनों स्टॉक बहुत ही गिर गए कल। इंडसइंड बैंक ऑलमोस्ट 27% गिरा, 70% डाउन है अपने हाई से। सो बहुत ही बड़ी गिरावट है। इवन जेंसोल इंजीनियरिंग 80% डाउन है। तो चलिए एक के बाद एक बात करते हैं। पहले हम लोग इंडसइंड बैंक का ले लेते हैं कि भाई यहाँ से क्या करना है। तो इंडसइंड बैंक, जैसे आप लोगों को पता है, कल ऑलमोस्ट 27% गिरा। क्यों गिरा? क्योंकि 1530 करोड़ का उन्होंने बेसिकली बोला कि भाई लॉस होगा, क्योंकि वहां डेरिवेटिव्स में अनअकाउंटेड लॉस था। सो 1530 करोड़ का जो डेरिवेटिव्स में अनअकाउंटेड लॉस था वो अभी वो बुक करेंगे। और उसके वजह से 2.35% डायरेक्टली उनके बेसिकली नेटवर्थ पे इम्पैक्ट आएगी। अब यही बात सुन के आप कोई भी स्टॉक गिर ही जाएगा, लेकिन सबसे बड़ी बात, 27% क्यों गिरा? क्योंकि ये जो 1500 करोड़ का जो है, वो शायद ये क्वार्टर में हो जाएगा एब्जॉर्ब, और शायद वो री इंस्टेट की बंद करने भी वाले फाइनेंशियल स्टेटमेंट। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत यहाँ ये होती है कि कॉन्फिडेंस चला जाता है। क्योंकि आगे भी इंडसइंड बैंक को काफी मौके मिले थे, खास करके पिछले क्वार्टर्स में ना माइक्रो फाइनेंस लेंडिंग की वजह से उनको प्रॉब्लम आई थी। 1530 करोड़, 1500 करोड़ के आसपास वहां भी एक ना उन्होंने ऑलरेडी प्रोविजन किया है। अभी वो बेचने निकले तो अराउंड 85 करोड़ से वो लोग बेचने जा रहे हैं। सिर्फ 5% के आसपास उनको मिलेगा वहां से, कह सकते हैं ना कि बेच के मिलेगा। तो यानी रिकवरी बहुत ही कम होगी। लेकिन वहां भी माइक्रो फाइनेंस लैंडिंग में भी वहां प्रॉब्लम आई थी। और यही होता है कि इंडसइंड में काफी साल से थोड़ा जूझ रहा था इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस। और कल जो हुआ, यानी परसों आया था, लेकिन कल जिस तरह से प्राइस गिरा, वो क्या कहता है, वो एक तरह से ना इन्वेस्टर ने पूरा थम्स डाउन दिखा दिया, भाई अभी हम लोग आप पे विश्वास नहीं कर सकते। और यही होता है, बार बार आपको एक मौका दो मौका दिया जाता है, लेकिन वो फिर तीसरे चौथे मौके में बोलते हैं कि भाई सॉरी, बाय बाय। अब क्योंकि 27% गिर गया, अभी ये इतना गिर गया है कि अगर आप बात करो ना, तो जितना होना चाहिए उससे ज्यादा गिर गया है। क्योंकि और देखो, ये बढ़त पहले भी आ रही थी। परसों जैसे बात आपको पता होगा कि उनका जो सीईओ का टेन्योर सिर्फ एक, सुमित जैन, उनका सिर्फ 1 साल से बढ़ा गया 3 साल के जगह। वहां लोगों को अंदाजा तो हुआ कि भाई कुछ तो गड़बड़ है, तो 3.9%, 4% से गिरा था। लेकिन बाद में जो दूसरे दिन जो बॉम्ब फटा, तब लोगों को पता चला कि भाई आरबीआई ने क्यों 1 ही साल का रखा था। एंड आगे जा पहले सीएफओ ने भी रेजिग्नेशन दिया था, कुछ कुछ उनके की मैनेजमेंट ने भी रेजिग्नेशन दिया था। तो ये एक साथ चीजें आ गई, और ऊपर से माइक्रो फाइनेंस लैंडिंग का इशू अभी भी चल रहा है। वहां सेगमेंट में बड़ा लॉस है। तो इस तरह से अगर लॉस होते हैं, इस तरह से सडन जो आप डिक्लेरेशन करते हो, उससे प्रॉब्लम होती है। अब उनके सीईओ ने आके मीडिया में बोला कि भाई ये तो चीज हमें अक्टूबर में पता चल गई थी, लेकिन उन्होंने थर्ड पार्टी एजेंसी को ऑडिट करने को बोला था, और अभी जाके हमें लग रहा है कि बोर्ड मीटिंग की, और हमने, जैसे हमें पता चला, 2.35% का हम लोग नेटवर्क पे हिट ले रहे हैं अभी। यानी अक्टूबर नवंबर दिसंबर 6 महीने के बाद वो लोग बोल रहे हैं। अभी यही होता है कि जब ऐसी चीजें होती है ना, तभी लोगों को लगता है कि ये क्या पता कि यहीं क्या रुकेगा, आगे जाके और भी बढ़ सकता है ये 2.35 का, अगर, क्योंकि जांच अभी भी चल रही है। अब ये तो और स्क्रूटिनी होगी। और डेरिवेटिव्स में होता है ना, इट्स अ कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रूमेंट, और वहाँ सालों का ये अनअकाउंटिंग रहा है। ऐसा नहीं कि 1 साल का, लेकिन काफी सारे साल का एक साथ कुछ अनअकाउंटिंग फिगर थी 1530 के, वो अभी बात करके बुक करने के लिए। अभी क्या होता है इसमें, एक बात समझ लो आपकी, जो डेरिवेटिव्स का अकाउंटिंग होता है ना, वो रेगुलरली चेक होना चाहिए। वहां इंटरनल ऑडिट में छूट रह गई, यानी कुछ तो दिक्कत हुई थी जिसके वजह से ये पकड़ा नहीं गया। अभी अगर आप लोग बात करें तो नेटवर्थ पे अगर वो बोले 2.35% और 1500 करोड़ का, चलो हम लोग डायरेक्टली हिट लेते हैं। तो 65,100 करोड़ का है। तो हिट लेके 63,500 करोड़ के आसपास रहेगा। ओके, तो अगर बेसिकली प्राइस टू बुक वैल्यू आप ले लो ना, तो 1.2 था। तो वो बेसिकली, ये जो कल 27% गया ना, तो ये 0.8 पे जाके रुक गया। यानी जितना जितना होना चाहिए था उससे ज्यादा प्राइस गिरा है। और प्राइस इसलिए भी गिरा है क्योंकि इन्वेस्टर ने कॉन्फिडेंस लूज किया, और काफी सारे म्यूचुअल फंड ने ऑलरेडी काफी, आई थिंक 6,000 करोड़ का तो हिट लिया है वहां भी। तो यहाँ क्या हुआ, तो यहाँ सडनली जो प्राइस डैमेज वो ज्यादा बढ़ गया। अभी वो 0.78 के बुक वैल्यू पे ट्रेड कर रहा है, जो प्राइवेट बैंक के लिए बहुत ही अच्छी बुक वैल्यू मानी जाती है।
और लेकिन क्योंकि इसमें इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस लूज हुआ है, क्योंकि सब एनालिस्ट अभी कहते हैं ना शक की नजर पे आपको देखेंगे, क्योंकि जब तक आप कॉन्फिडेंस वापस रिस्टोर नहीं कर तब तक प्रॉब्लम हो। ऊपर से जो माइक्रो फाइनेंस का लैंडिंग का जो इशू था, वो जैसे बात करो तो 2.11 से अभी ये सब ग्रॉस एनपी ये सब उड़ने की वजह 2.11 से 2.25 चला जाएगा। नेट इंटरेस्ट मार्जिन थोड़ा कम भी हो रहा है। इन ओवरऑल अगर पूरी चीज देखे ना, तो ऑफकोर्स डैमेज हिट हो गया है। और कह सकते हैं कि ना कि ऐसा तो मैं नहीं बोल सकता कि बॉटम आ गया, लेकिन ये जो वैल्यूएशन है उसमें काफी हद तक सब कुछ फैक्टर इन हो चुका है। तो इसका मतलब क्या, ले सकते हैं स्टॉक को। अभी यहाँ एक आपको एक ही चीज मैं बोलना चाहता हूँ कि आपको अभी देखना है कि भाई आपको इस पे कॉन्फिडेंस है कि नहीं है ऐसे स्टॉक में, क्योंकि क्या पता आगे जाके और स्केलेटन निकले, हमें पता नहीं है। और दूसरा, हमें बहुत सारी चीजें ध्यान में रखनी चाहिए कि कोई भी कंपनी में इन्वेस्ट करे, बैंक में या इन्वेस्ट करे, कि आरबीआई अगर इस तरह से टेन्योर रोक रहा है, कुछ ना कुछ होगा। राणा कपूर का पता है, वो भी वहां भी टेन्योर रोका गया था। जरूरी नहीं कि हर टाइम प्रॉब्लम हो, लेकिन हाँ कुछ ना कुछ अंदर चलता रहता है। और ये अक्टूबर से इशू चल रहा था, करेक्ट। तो अगर ये सब देखे तो आप बोलोगे कि नहीं, लेकिन आप तो बोल रहे हो कि भाई ये सब फैक्टर इन हो गया है प्राइस में, तो ये फैक्टर इन तो हो गया है। तो आप अगर इन्वेस्ट करते हो तो बस प्रे करना है कि ये वापस यहाँ कोई और बेड डेट्स ना निकले, कहीं और कुछ प्रॉब्लम है, तो फिर ये सही में बहुत ही अच्छा दाम है लेने के लिए। 0.8 पे, क्योंकि कंपनी ग्रोथ तो कर रही है, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, माइक्रो फाइनेंस लेंडिंग का इशू था, वो एक वो सल्टा रहे वही, और ये एक था। आगे जाके अगर ग्रोथ होगी तो अच्छा प्राइस है, लेकिन वही है कि आगे जाके कुछ और ना आ जाए, बस वही एक प्रॉब्लम रहता है इन सब कंपनियों में। तो ये चीज आपको थोड़ा ध्यान में रखना है। तो देख सकते हो, लेकिन एक दो दो तीन दिन देख लो भाई क्या आ रहा है। शायद बाउंस बैक भी हो, और या तो नीचे, और सेंटीमेंट पे होता है सब कुछ। तो ये रिस्क लेके करना है तो बात अलग है, अदरवाइज आपको लगे कि नहीं नहीं छोड़ो यार, ये मैनेजमेंट कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, काफी अच्छी बैंक्स ऑल अवेलेबल है, करंट मार्केट फॉल में नीचे मिले तो आप वहां भी जा सकते हो। ठीक है, तो दैट इज व्हाट यू कैन डू। हाँ, लेकिन अगर आपने लेके रखा हुआ है और ऑलरेडी गिर गया तो प्लीज वेट कीजिए। आई थिंक थिंग्स विल सेटल डाउन, और प्राइस डैमेज काफी हद तक हो चुका है। लेकिन देखना पड़ेगा अब आगे जाके क्या होगा। चलिए अभी दूसरे स्टॉक की बात करते हैं, जेंसुल इंजीनियरिंग। अब वो तो क्या बोलूं मैं, अभी वो भी 80% गिर गया। और उसमें यही हुआ था, केयर और इकरा ने सडनली उसको डाउनग्रेड करके डी रेटिंग दे दी, यानी जंग की रेटिंग दे दी। और उनका डेट जो था ना 82 करोड़ का था, फाइनेंशियल 22, वो बढ़ के सडनली 1397 करोड़ हो गया फाइनेंशियल 24। वो कहते हैं ना कि बहुत ही तेज भागने चाहा, लेकिन वो तेज भागने में अगर आप डेट लेते हो तो आपको फिर डेट चुकाना भी पता है, आपको प्रॉफिट भी आना चाहिए ना, तो वो आया ही नहीं। और डेट टू इक्विटी ऑलमोस्ट 4.3 से ज्यादा बढ़ गया, विच इज क्वाइट हाई। ओके, ऊपर से प्रमोटर ने कुछ ऐसी चीजें की जो मैंने किसी को भी अच्छे नहीं लगे। तो प्रमोटर ने पहले बोला कि भाई हम लोग बाय बैक लेंगे। अब जब बाय बैक लिया तो भाव बढ़ने लगे, और ऊपर से प्रमोटर ने माल बेच दिया, चिप दिया इन्वेस्टर को। ऑलमोस्ट 9 लाख शेयर, ऑलमोस्ट 2.37%। ओके, उन्होंने अराउंड 300 रुपए के आसपास में उन्होंने बेसिकली, जब ये मार्केट गिरा, जब स्टॉक प्राइस गिरा, तभी चेप दिया। और वो ऐसा होता है ना, तो सबको लगेगा ये क्या हुआ है। और होपफुली सेबी देख रही है, और सेबी शुड टेक सम डिसीजंस अगेंस्ट दैट। ये ऐसे नहीं चलता। ओके, और उनका 85% जो है प्रमोटर शेयर्स वो प्लेज्ड है। अब सोचो, अब 85% प्लेज होता है, तो अगर कुछ भी होता है तो सेलिंग कैसे आएगी, जबरदस्त आएगी। अगेन उनको काफी हद तक नो मिसलीडिंग डॉक्यूमेंटेशन प्लस कमेंट्री। आप टीवी में आके सीएनबीसी पे आके ये सब बोल रहे हो कि हम तो बाय बैक करने वाले, और आप फिर बेचारा वो स्टॉक प्राइस को ऊपर लेके फिर चेपने की बात करो, तो वो तो गलत है, बिल्कुल ही गलत है। तो अब यहाँ केस ये है कि उन्होंने कुछ ज्यादा ही भागना चाहे ईवी स्पेस में। लेकिन वही होता है ना कि आप भागना तो चाहते हो, लेकिन अगर आपका प्रॉफिट नहीं आता है तब कहीं ना कहीं रुक जाओगे, एंड दिस इज व्हाट इज हैपनिंग करंटली। ओके, रेवेन्यू तो चलो 6 टाइम्स ग्रोथ हुआ उनका, 160 करोड़ से 963 करोड़ 2 साल में, 22 से 24। लेकिन उनका जो डेट टू इक्विटी है ना, 0.3 से 4.3 चला गया, विच इज व्हाट नो एक्चुअली उससे सबसे बड़ा प्रॉब्लम आया। और इंटरेस्ट कवरेज 3.6 टाइम्स है, ऑलमोस्ट 1.7। तो ये सब की वजह से ना
कंपनी में भारी प्रॉब्लम है, और आप देखो हर रोज डाउन सर्किट पे डाउन सर्किट लग रही है। और यहाँ तो ऐसी हालत है कि अगर ऑफ कोर्स अभी इन्वेस्टिगेशन होगी, सब कुछ होगा, लेकिन यहाँ तो ये भी कि डिफॉल्ट होने के भी नुकसान आने लगे, क्योंकि इतना बड़ा डेट है, अगर आप रीपे नहीं कर पाओगे तो क्या हो गया। और प्रमोटर कितना देगा, प्रमोटर खुद की 85% वो है, करेक्ट, प्लेज करके बैठा हुआ है। तो बहुत ही खराब हालत है जेंसोल में। तो ऐसे कंपनी में तो रहना ही नहीं चाहिए, मैं तो क्लियर कट ना बोल रहा हूँ, जो भी मिले उससे लेके निकल जाओ यार। क्यों आपको, यानी देखो ये हम लोग दूसरा एक ऐसा सेम केस है वोडाफोन आइडिया का, जो हम लोग जिंदा रख रहे हैं। ये लोग पता नहीं आदित्य बिरला इतना बड़ा ग्रुप है इसलिए जिंदा है, लेकिन नो आप देखो 2.5 लाख करोड़ की वहां भी लायबिलिटी है। सो ये सब चीजों में यही प्रॉब्लम होता है कि आप कभी कमाते नहीं हो, और ऐसे कंपनी में आपको ध्यान ही रखना है कि इस तरह से डेट बढ़ता है, और अगर प्रॉफिटेबिलिटी नहीं बढ़ेगी तो भाई प्रॉब्लम है, तो बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम है। सो कंप्लीटली अवॉइड करना चाहिए, और ज्यादा हिम्मत मत करो ऐसे स्टॉक में डालने की। ओके, एक एक सिंपल सा एग्जांपल मैं देता हूँ, जैसे अबे आपको लगेगा कि अदानी का क्यों दे, लेकिन अदानी का एग्जांपल देखो, अदानी भी बहुत डेट था, इवन रिलायंस ने भी बहुत डेट लिया था, 2 लाख करोड़ का, अदानी का भी आई थिंक 3 लाख करोड़ का, लेकिन उनका प्रॉफिट जनरेशन आता था, इसलिए वो रीपे करते जा रहे थे। जहां प्रॉफिट जनरेशन नहीं होगा और आप डेट पे डेट लेते जाओगे तो प्रॉब्लम है, तो वही प्रॉब्लम ये हो गया। सो गाइस, ये सबसे एक चीज तो तय है कि क्या कि इन सब में ना आपको बहुत केयरफुल है। जैसे इंडसइंड और जेंसोल से हमने क्या सीखा है, एज ए इन्वेस्टर आपको एक चीज तो ध्यान रखते हैं कि अगर फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज आती है ना, कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम होता है, बी वेरी वेरी केयरफुल। और प्रमोटर सेलिंग करता है क्राइसिस, जैसे जेंसोल ने खुद माल चेप दिया, वो तो सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट है। बहुत ही हाई प्लेजिंग होती है, जैसे 85% उनकी प्लेजिंग है, वो भी बहुत है। डेट बहुत बढ़ जाता है, लेकिन आपका प्रॉफिट जनरेशन नहीं होता है, वो भी चीज आपको ध्यान में रखनी है। अगेन गवर्नमेंट लैप्सेस, गवर्नेंस में लैप्स होते हैं, और डिस्क्लोजर में प्रॉब्लम है, जो इंडसइंड बैंक में भी हुआ, जो पूनावाला में भी हुआ था, जो साइंट में भी हुआ था, इन सब में जब होता है तो प्रॉब्लम। इवन मुझे तो ये नेटको फार्मा में भी लगा था कि सडनली क्या ऐसा आ गया, आप आके बोल रहे हो। ओके, तो वहाँ बेसिकली प्रॉब्लम आती है, मैनेजमेंट बड़ी बड़ी बातें करते लेकिन डिलीवर नहीं करते, तो प्रॉब्लम। और बायबैक का अगर कोई बोलता है ना, मैं तो बोलता हूँ अगर कोई भी कंपनी बायबैक बोले ना, तो भाई उसको बोलो, ऐसा तो आई थिंक रूल है 25-30% फंड साइड में रख के बात बोलो यार, ऐसे हवा में बोल दे फिर क्लाइंट ना इन्वेस्ट आके बाय करने लगते हैं और फिर वो फंस जाते हैं। सो ये सब चीजें आपको ध्यान में रखनी है जब भी ऐसे स्टॉक्स के लिए बात करते हैं हम लोग। और अगेन मैं रिपीट करता हूँ, इंडसइंड बैंक आई थिंक सब फैक्टर इन है काफी हद तक, जो हम लोग लॉस की बात कर रहे हैं। लेकिन वो ये इन्वेस्टर सेंटीमेंट हिल चुका है, क्योंकि सालों से इंडसइंड बैंक ने परफॉर्म नहीं किया है, तो वो सेंटीमेंट आने में टाइम लगेगा। जबकि जेंसोल तो पूरा नो नो है यार, कोई जरूरत ही नहीं है इन्वेस्ट करने की। इंडसइंड बैंक में अगर हिम्मत है तो करो, लेकिन थोड़ा लंबे टाइम पे प्रे करो कि सब कुछ ठीक हो जाए तो ठीक है। लेकिन जेंसोल में तो भाई जब भी टाइम मिले निकल जाओ, कॉम्प्रोमाइज करो ही नहीं, पता नहीं इस कंपनी का क्या होगा। तो ये सब चीजें आपको थोड़ी ध्यान में रखनी है। तो होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा, वीडियो अच्छा लगे जरूर लाइक इट एंड शेयर इट विथ एवरीवन गाइस। अब एक काम करते हैं, मैं जरा आपके क्वेश्चन आंसर लेता हूँ। बाय द वे आज शाम को हमारा होली स्पेशल है, तो एक सेशन लेने वाला हूँ, जरूर अटेंड कीजिएगा, मैं लिंक भी कमेंट बॉक्स में डाल दूंगा। ओके, सो काफी सारे क्वेश्चंस आए थे कल के, उसमें जस्ट मिनट मैं ओपन कर लेता हूँ, तो हम लोग 5 मिनट से बात कर लेंगे इसके लिए। मिनट, जस्ट सॉरी सॉरी गाइस। ठीक है, तो अब बात करते हैं। सो पहला क्वेश्चन है कि कुछ एरिया वन सर, इंडिया इंडजन पनिश मी फॉर माय पेशेंस, इट वेंट टू 930, इट वेंट टू 90 to 180, दो इट कीप इट गोइंग इट वुड। ओके ओके, यार देखो वो तो सबको प्रॉब्लम आ गया, इंडसइंड बैंक से ये आएगा वो किसी ने सोचा नहीं था, अभी आ गया है तो आ गया है भाई, वी हैव टू डील विथ, बट वी हैव टू बी वेरी वेरी कॉशियस। कुटेरिया वन, आप थोड़ा कॉशियस है ना, और अगर मैनेजमेंट पे भरोसा नहीं है तो कहिए नहीं, कोई बात नहीं है, बहुत सारी और कंपनीज अवेलेबल है, निकल जाओ बाद में जैसे आपका प्राइस आता है। टांडला फाइन पाइन मदरसन, बहुत सारे स्टॉक लिख दिए। मदरसन सुमी रेलवे आर गोइंग थ्रू सिमिलर, फॉर नाउ आई एम स्केयर नाउ, डू नॉट नो हु इज इन।
यार वो आप सही बोल रहे हो। हाँ, वो पूछे कि रिटेल इन्वेस्टर ईटीएफ में डालना चाहिए। यस, आपको ईटीएफ में डालना ही चाहिए, कोई डाउट नहीं है। एंड आई अंडरस्टैंड यार, जब इस तरह से स्टॉक प्राइस गिरते हैं ना, कोई भी किसी का भी कॉन्फिडेंस हिल जाता है। लेकिन जरूरी नहीं है कि हर जगह अपने को प्रॉब्लम हो। तो हाँ, कुछ कुछ जगह आता है तो वी हैव टू बी केयरफुल इन गेट आउट। अब वो थोड़ी नसीब की भी बात है, हमारे कंट्रोल में नहीं है। ठीक है। देन संजीव हेगड़े बोले, सर प्लीज लेट अस नो ओपिनियन अबाउट इंडो काउंट इंडस्ट्रीज। इंडो काउंट में एक बार देख लेता हूँ। इंडो काउंट, 1 मिनट है गाइस। इंडो काउंट आ नहीं रहा है। हाँ, इंडो काउंट इंडस्ट्री ओवरऑल तो अभी अपने हाई से ऑलमोस्ट 41% डाउन है। रिटर्न ठीक दिया है, यानी 3 साल में ओके रिटर्न दिया है। अगर मैं देखूँ तो आरओआई सही है। फिर प्रॉफिटेबिलिटी भी अगर मैं देखूँ तो इंडो काउंट का ठीक है, यानी ऐसा कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं है। लेकिन आप इसको थोड़ा रख सकते हो, क्योंकि वही है कि वही बेडशीट है इन सब में ना। आई थिंक आप वेट कीजिए थोड़ा, देन यू टेक अ डे। आई थिंक अगर 1-2 क्वार्टर में रिजल्ट सही आता है तो ठीक है, क्योंकि पीछे 2 साल का मैं रिजल्ट देख रहा हूँ तो इतना कुछ खास बड़ा नहीं है। एक आध क्वार्टर और वेट कर सकते हो। लेकिन थोड़ा केयरफुली जाना है कि अगर नहीं बढ़े तो देन यू हैव टू गेट आउट फ्रॉम दिस स्टॉक। एक एक आध क्वार्टर आप राह देख सकते हो इंडो काउंट। देन अमरीश, ओके, राम कुमार बोले, सर प्लीज टेल मी अबाउट आईएफसीआई। आईएफसीआई तो मैंने बोला कि आई एम नॉट टू मच बुलिश ऑन दैट। सो आई थिंक मैंने लास्ट टाइम भी ये क्वेश्चन दिया था। नो, आई एम नॉट बुलिश ऑन दैट। देन दूसरा एक क्वेश्चन है अमरीश कुमार सिंह, जियो फाइनेंसिंग मल्टी बैगर। अब वो आप है अमरीश जी, जैसे मैंने बोला ना कि अगर आप रिस्क ले रहे हो और रख सकते हो, और कह सकते हैं ना 3-5 साल का अगर आपका व्यू है तो ही इन्वेस्ट करना है, क्योंकि इनकी प्रॉफिटेबिलिटी अभी 2-3 साल 4 साल जितना लगेगा तभी आई थिंक प्रॉफिटेबिलिटी आएगी। ओके, सो उस तरह से आपको देखना पड़ेगा। आलोक सर, ईयू स्मॉल फाइनेंस, बंधन बैंक, आरबीएल बैंक, सर छोटे स्टॉक ज्यादा एट्रैक्टिव दिखे है। नहीं यार, देखो एयू स्मॉल है, बंधन आरबीएल, बंधन आरबीएल भी मैं ना बोलूंगा। एयू स्मॉल तो भी ठीक ठाक है कंपैरेटिवली इन दोनों से। लेकिन बहुत ही केयरफुल रहना है कि आपको, क्योंकि ये बंधन है, आरबीएल बैंक आपको बहुत सस्ते मिल रहे हैं। स्टिल आई थिंक देयर इज अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम। सो थोड़ा वेट कर लीजिए। और इन सब में तो नहीं, बाकी बाकी भी प्राइवेट बैंक है, वो भी आप देख सकते हो। विधु कुमार, नाइस सीरियस, थैंक यू। क्रक्ष रॉकेटिंग बोले, करना क्या है बताइए। बजाज फाइनेंस, जियो फाइनेंस। बजाज फाइनेंस में जैसे मैंने बोला है कि एक स्टेबल रिटर्न चाहिए तो आप उसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हो। जियो फाइनेंस अगर आपको लॉन्ग टर्म है, यानी 3 साल 5 साल आप रख रहे हो, तो जाके आपको ठीक ठाक अच्छा खासा रिटर्न दिखेगा, प्रोवाइडेड उनके जो एग्जीक्यूशन प्लान ठीक होंगे। ओके, चलिए, आई थिंक दैट्स ऑल। आई थिंक नेक्स्ट क्वेश्चन मैं नेक्स्ट वीडियो में ले लूंगा। सो होप गाइज आपको ये वीडियो अच्छा लगा। अगर अच्छा लगे तो डू लाइक इट एंड शेयर इट टू एवरीवन। एंड आई सी यू सुन इन नेक्स्ट वीडियो। बाय द वे, आज शाम को मैं मिल रहा हूँ 8 बजे। 8 बजे होली स्पेशल है, जहाँ मैं सेशन में बताऊंगा किस तरह से आपको पोर्टफोलियो स्ट्रक्चर करना है। तो जरूर वो अटेंड कीजिएगा। तो मिलते हैं शाम को। सी यू देन, बाय बाय।